सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो अब किसी एक शहर को मैं अपना नहीं कह सकता, अब तो पूरे देश में इतना मामला बिखर गया है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो ये वाला मामला है। कोई भी शायर हो, कवि हो या कोई भी इस तरह का व्यक्ति, उस पर बीतती है जो वो महसूस करता है, उसे शायरी कहता है। असल में होता क्या है कि जो दुनिया पर बीत रही होती है, एक शायर या कवि ये महसूस करता है कि ये उस पर बीत रही है, तब वो उन सारी चीजों को शेर बनाता है, तब उन चीजों को शायरी में ढालता है। देखा है यूं उन्हें हसरत भरी निगाह से, देखा है यूं उन्हें गाड़ी को जैसे देखे कोई छूटने के बाद। शायर या कवि ये बनते नहीं है। अच्छा, हाँ, ये पैदा होते हैं। शायर पैदा होता है। हिंदी में, उर्दू में या किसी भी भाषा में आप 2 बार पीएचडी कर लें, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां उसमें हासिल कर लें, लेकिन आप एक लाइन जो है कविता की नहीं लिख सकते। एक न्यूज फ्लैश करते हैं, वो न्यूज आती है कि वहां एक घटना एक लड़की के साथ हो गई, कुछ लफंगे आए और उन्होंने एक बेटी के साथ बदतमीजी की और उसके साथ कोई घटना हुई। मुझे माफ करें तो मैं कहूं कि उस घटना को पढ़ते वक्त समाचार पत्र में जब उस घटना को लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये झांकने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की हिंदू थी, मुसलमान थी, किस जाति की थी, किस बिरादरी की थी। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है और किस तरह की चीजें लिखते हैं? अगर कुछ आपने लिखा हो तो हमें बताइए। नमस्कार, पब्लिक वाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आप सोशल मीडिया फीड पर अक्सर पा जाएंगे सामाजिक शायरी कहते हुए। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सबकी चर्चा हम करेंगे। आप हमारे साथ स्वागत करिए नदीम फर्रुख जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया पब्लिक वाणी के सभी दर्शकों को जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबसे मिलेंगे या जिन तक मैं पहुंच पाऊंगा उन सबको मेरा आदाब और आपका शुक्रिया कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ अच्छी बातें आज हम करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर। इंटरव्यू स्टार्ट हम एक आपके शायरी के साथ करना चाहेंगे। कोई मुशायरा हमें आप सुनाइए। मेरी गजलें यूं तो अब मैं आपको 2 शेर सुनाता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जी सर, आप लखनऊ से आए हैं? जी। प्रॉपर लखनऊ के हैं या कहीं आसपास कोई? नहीं, मैं अब इन दिनों लखनऊ में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर मेरा जनपद है कासगंज। अच्छा। जहाँ हजरत अमीर खुसरो की पैदाइश हुई है, जहाँ पर तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी हमारे ही कासगंज जनपद में सोरों में मानी जाती है, सोरों शूकर क्षेत्र में। तो ऐसी जगह से मेरा ताल्लुक है और मैं बुनियादी तौर पे मैं वहां का रहने वाला हूँ। लखनऊ में पिछले 4-5 साल से मैं अब लखनऊ में रह रहा हूँ और वहीं से जाहिर है कि देश भर में जाना होता है। तो अब किसी एक शहर को मैं अपना नहीं कह सकता, अब तो पूरे देश में इतना मामला बिखर गया है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो ये वाला मामला है। ये जो हिस्सों में बंटने की आप बात कर रहे हैं, इसको आसान भाषा में बताइए जो हमें भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी। शिवेंद्र जी, देखिए होता क्या है कि कोई भी शायर हो, कवि हो या कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो जनता या आम जन के सरोकारों के लिए अपनी बात कहता हो,
तो वो फिर जनता की प्रॉपर्टी हो जाता है, फिर वो लोगों की प्रॉपर्टी हो जाता है, फिर वो लोगों के बारे में सोचता है और उसका काम जो है वो आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाने का होता है। जी। लोग समझते हैं कि जो उस पर बीतती है, जो वो महसूस करता है, उसे शायरी कहता है। असल में होता क्या है कि जो दुनिया पर बीत रही होती है, एक शायर या कवि ये महसूस करता है कि ये उस पर बीत रही है, तब वो उन सारी चीजों को शेर बनाता है, तब उन चीजों को शायरी में ढालता है और तब कोई शेर जो है वो होता है। मेरी जिंदगी का पहला शेर एक एक्सीडेंटल तौर पे हुआ। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, अपने घर वापस आ रहा था, तो कासगंज स्टेशन से मुझे अपने कस्बे के लिए एक ट्रेन पकड़नी थी शाम को। अच्छा। और वो ट्रेन मैं जब स्टेशन तक पहुंचा तो मेरे सामने से वो ट्रेन जा रही थी जी। अब मैं बेंच पे बैठ गया और मैं उस ट्रेन को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुबह 4:40 पे दूसरी ट्रेन है, तो अब मुझे 4:40 तक यहाँ इंतजार करना है। जी। उस वक्त मेरे जीवन का पहला शेर हुआ। बता रहे हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, गाड़ी को जैसे देखे कोई छूटने के बाद। वाह। तो ये क्या है कि जब आप पर कोई कोई हालात आपके सामने आते हैं, उस चीज को जब आप बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं और जब अपने उस एहसास को आप लफ्जों में ढालते हैं, शब्दों में ढालते हैं, तब आप एक शेर की उत्पत्ति होती है, एक शेर जो है वो होता है और तब एक शेर एक शायर लिखता है। तो मतलब आप प्लेटफॉर्म में बैठ के शायर बन गए, वहीं से शुरुआत हुई शायरी की? पहला शेर मैंने आपको कहा कि शेर, वैसे हालांकि एक शिवेन जी मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पर, शायर या कवि जी ये बनते नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पैदा होते हैं। अच्छा। शायर हाँ। पैदा होता है। हाँ। लेकिन उसके शायर रिकॉग्नाइज होने में जितना समय लगता है वो एक अलग चीज है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है जी। जब उसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये शायर है, ये कवि है, लेकिन वो पैदा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप हिंदी में, उर्दू में या किसी भी भाषा में आप 2 बार पीएचडी कर लें, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां उसमें हासिल कर लें, लेकिन आप एक लाइन जो है कविता की नहीं लिख सकते तब तक जब तक ईश्वर की खास कृपा आप पर ना हो और वो आपको इस तरह का आपको मानसिक रूप से इस तरह के विचार आपके अंदर ना आए कि आप जिसे आप कविता कह सकें, तब तक आप कविता नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि शायर पैदा होते हैं, शायर बनते नहीं है। कोई चाह के शायर नहीं बन सकता। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अगर आज हम मन बना ले कि हम मुझे आज ये लिखना है और मैं दिमागी रूप से वो मतलब सहमत नहीं हूं उसमें, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। एग्जैक्टली। मतलब आप ये समझिए, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं जी। आप जो देखते हैं अपने आसपास, जो माहौल देख रहे हैं, आप शहर में निकल रहे हैं, आप अपनी बाइक से, गाड़ी से जा रहे हैं, आपने वहां देखा कि एक जगह एक हुजूम है और 50 लोग एक जगह खड़े हुए हैं। जाहिर है कि अल्टीमेटली आप अपनी बाइक को ब्रेक लगाते हैं, पता करते हैं क्या हुआ, तो पता ये लगा कि आपको कोई बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है ना। अब उस एक्सीडेंट को जब आप बहुत गौर से देखते हैं जी, तब आप ये पाते हैं कि इस एक्सीडेंट का कारण जी ड्राइवर का शराब पी लेना था। अगर ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में नहीं होता जी, अगर ड्राइवर को बहुत ज्यादा नशे की हालत में ड्राइवर नहीं होता तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। तो जब आप इस चीज को देखते हैं और समझते हैं, फिर आप उस घटना को जब शब्दों में पिरोते हैं, वो एक लाइन की घटना कि फला चौराहे पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोग घायल हुए या एक जो है वो एक आदमी की मृत्यु हुई, तो ये जो एक लाइन की एक घटना थी उसे 4 पैराग्राफ का या 4 कॉलम की न्यूज बनाना, ये एक कला है, एक आर्ट है,
जी। जो एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को मिलती है। जी। आप कह रहे थे कि जो एक शायर है वो समाज में जो चीजें चल रही हैं उसको देखकर वो लिखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी आप बताइए कि हमारे समाज में क्या चीजें चल रही हैं और किस नजरिया से आप इसको देखते हैं? क्या सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, समाज में अगर मैं बात करूं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मेरा हुँ, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों के माध्यम से हुँ, देश के अलग अलग इलाकों में जाना होता है। हुँ। वो दक्षिण के प्रदेश भी हैं जहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत कम जी, हैं, जहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत कम हैं। जी, मेरा जाना नॉर्थ इंडिया में भी होता है, जिसको आप जी, हिंदी बेल्ट कहते हैं, हिंदी पट्टी कहते हैं। जी, मेरा जाना वेस्ट जोन में भी होता है, जहाँ आप महाराष्ट्र और इस तरह के प्रदेश हैं, जी, जहाँ वो अपनी इलाकाई जबान पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जी, अलग अलग जगहों पर जाने के बाद मैं ये समझ पाया हूं कि पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई अभी है आज के जी, दौर में, जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जी। तो वो ये है कि हमारा भरोसा एक दूसरे पर कम हुआ है। हुँ, ये वो देश है हुँ, जहां हम एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। जी, आप अपने घर को बंद करके उसकी चाबियां पड़ोसी को देके बड़े सुकून से आप अपने सफर पे चले जाते थे। जी, आपको किसी शादी में जाना होता था तो 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का सफर है, आप पड़ोसी पर भरोसा करके अपने घर की जी, चाबियां उसे देकर चले जाते थे। जी। ये सब जो कहानी आप बता रहे हैं ना, ये हमारी दादी हम लोगों को बताया करती थी कि पहले ऐसे होता था। लेकिन लेकिन अब ये अब चीज़ें ना ये नहीं बदल होता। जी, अब बिल्कुल। ये नहीं होता। हाँ, अब समाज में समस्या यहां आ गई है कि हाँ। एक ही छत के नीचे, एक ही हॉल में, एक ही परिवार के 8 लोग बैठे हैं। हुँ, माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी सब बैठे हैं। लेकिन मुझे माफ करें तो मैं कहूं, सब अपने अपने मोबाइल पे मगन है। रिश्तों के जो ये जो ताना बाना है, ये इतना कमजोर हुआ है कि एक दूसरे से बात करने की फुर्सत हमारे पास नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आज का युवा ये बता नहीं सकता कि वो अपने दादा के पास किस दिन आधा घंटा सही से बैठा था ताकि वो समझ सके। लेकिन मैं उस पीढ़ी में हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पहाड़े मेरे दादा ने, मेरे पिता ने याद कराए थे। मेरे मेरे माँ बाप मुझे लेकर बैठते थे और मुझसे पूछते थे कि आज स्कूल में तुम क्या सीख कर आए हो। आज ना माँ बाप को फुर्सत है और ना बेटे को फुर्सत है। ये जो समाज में सबसे बड़ी खराबी आ रही है, वो यहां से आ रही है। हमारा भरोसा एक दूसरे पर टूटा है। हम एक दूसरे पर भरोसा करने से पहले अब दूसरी नजरों से देखने लगे हैं। आप पत्रकार हैं, आप इसे अच्छे से जानते हैं। जी, बिल्कुल। जब आप एक न्यूज फ्लैश करते हैं, हुँ, हुँ। वो न्यूज आती है कि वहां एक एक घटना एक लड़की के साथ हो गई। कुछ लफंगे आए और उन्होंने एक बेटी के साथ बदतमीजी की और उसके साथ कोई घटना हुई। जी, मुझे माफ करें तो मैं कहूं कि उस घटना को पढ़ते वक्त समाचार पत्र में जब उस घटना को लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये झांकने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की हिंदू थी, मुसलमान थी, किस जाति की थी, किस बिरादरी की थी, किस समाज से आती थी, ये कौन लड़की थी। फिर हम ये तय करते हैं कि इसके साथ जो घटना करने वाले हैं ये किस बिरादरी के थे। हुँ। तब हम ये तय करते हैं कि हमें किस साइड में खड़ा होना है, विक्टिम की तरफ खड़ा होना है या आरोपियों की तरफ खड़ा होना है। एक शायर के तौर तौर पर आप जब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है और किस तरह की चीज़ें लिखते हैं? अगर कुछ आपने लिखा हो तो हमें बताइए? देखिए, मैं पब्लिक वाणी के माध्यम से एक बड़ी बात कहने वाला हूं, पूरे देश को एक संदेश देने वाला हूं। आप जी, जरा सोच के देखिए, जी, आप अगर इस पर विचार करें, पूरे दुनिया में तरह तरह के देश हैं, ठीक है। बिल्कुल। कहीं सिर्फ गोरे रंग के लोग रहते हैं, हुँ, हुँ, कहीं सिर्फ काले रंग के लोग रहते हैं, हुँ, कहीं पर छोटी छोटी आंखों वाले लोग रहते हैं, हुँ, कहीं पर घुंघराले बालों वाले लोग रहते हैं। हुँ, पूरे देश में सारे लोग घुंघराले बाल वाले, हुँ, हुँ, सारे लोग छोटी आंख वाले, हुँ, सारे लोग छोटे कद के, हुँ, सारे लोग बड़े कद के, एक जैसे लोग रहते हैं। हुँ, ऐसे देश हैं। हुँ, ये अनोखा देश है भारत, हुँ, हुँ, जहां छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, घुंघराले बाल वाले भी हैं, काले भी हैं, सब गोरे भी हैं और सब तरह के लोग हैं यहाँ। हुँ, ठीक है। जी, क्यों? आप बताइए? इसलिए कि ईश्वर की यही मर्जी थी कि ये एक ऐसा देश बने जिसमें अलग अलग रंगों के, अलग अलग तरह के
इसमें अलग अलग रंगों के फूल हो और उससे ये जो एक गुलदस्ता बनेगा ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं हम? मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अगर शायरी के माध्यम से कहूं तो ये कहूंगा कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर, नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। ये देश हम सब की जिम्मेदारी है। देश सिर्फ एक जमीन के भूखंड से नहीं बनता, सीमाओं की बाउंड्री बना लेने से या कटीले तार लगा देने से एक देश नहीं बनता। देश बनता है वहां के लोगों से। हमें एक दूसरे पर अपने भरोसे का जो हमारा जो एक सिस्टम था या प्रोसेस था उसको दोबारा से कायम करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा और भरोसा करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपके माध्यम से अगर लोगों को बताऊं तो वो ये है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, आपकी आस्थाएं जिधर जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस पूजा पद्धति में है, आप उस पर पूरी तरह से मजबूती से कायम रहें और अपने हिसाब से अपने इष्ट की पूजा करें, लेकिन दूसरे के लिए इतनी जगह रखें कि जब वो अपनी आस्थाओं का पालन करे तो कम से कम आप उसका सम्मान कर सकें। दूसरे की आस्थाओं का सम्मान अगर आप करते हैं और अपनी आस्थाओं का पालन करते हैं तो ये देश फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा था। सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं किसी भी सियासी पार्टी से ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना मेरा किसी से कोई विरोध है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं। सियासत में लोगों को बांटने से काम चलता है। जब अलग अलग खाने में लोग खड़े होते हैं और वो जब गिनती होती है तो नंबर गेम से सियासत चलती है, लेकिन समाज नंबर गेम से नहीं चलता। समाज एकजुटता से चलता है, समाज एकता से चलता है, समाज उंगलियों को मुट्ठी बनाने से चलता है, समाज एक दूसरे पर भरोसा करने से चलता है, समाज एक दूसरे की खुशी में खुश होने से चलता है, समाज एक दूसरे के गम को बांटने से चलता है। आप सोच के देखिए, आप किसी गांव से अगर आपका संबंध हो, जी बिल्कुल, गांव में जब एक बेटी विदा होती थी तो आधा गांव उसे गांव के बाहर तक, मेन सड़क तक छोड़ने आता था। बिल्कुल, लोग अगर घर में भी हैं तो विदाई के समय पर आ जाते थे, है ना? हाँ। गांव में जब शादियां होती थी तो पूरे गांव से बड़ी बड़ी चारपाइयां और पलंग लाके जो है वो बारात के ठहरने का इंतजाम किया जाता था। तब इस तरह के बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल और ये इस तरह के वो नहीं होते थे शादी घर। लेकिन तब भी बहुत अच्छे से लोग एक अपने खुशियों को मनाते थे, अपने लोगों को करते थे, एक दूसरे पर भरोसे के साथ काम करते थे, ये सब होता था। तो यही मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे वैसा ही देश फिर बन जाए। क्या बिना बांटे सियासत नहीं चल सकती है? सियासत में असल में क्या हो रहा है, सियासत बिना बांटे इसलिए नहीं चल सकती है कि यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ वोट गिने जाते हैं। तो जब वोट गिने जाते हैं तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना सा होता है, मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा होता है कि ज्यादा वोट मेरी तरफ आ जाए। अब वो ज्यादा वोट अपनी तरफ लाने के लिए मैं किसी भी तरह से लोगों को समझाऊं, मैं उन्हें, ठीक है, जो सियासत में बैठे हुए हैं वो बांटने की हमें कोशिश करते हैं। अगर हम चाहे कि हम नहीं बांटेंगे, हम अगर ये चाहें, मैं अगर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी भी सियासी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आपको वो पसंद है, बिल्कुल ओके, आप उसके साथ जाइए, आप उसके साथ उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए, उसको उसकी सरकार बनाइए, उसको शासन में लाइए, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए आपस के रिश्ते क्यों खराब करने हैं? आपस के रिश्ते खराब करने का मैं समझता हूं ये जो सबसे बड़ी खराबी हुई है हमारे समाज में, वो यही हुई है कि हमने आपस के रिश्तों को कमजोर कर लिया है। और एक शायर होने के नाते, एक कवि होने के नाते, एक कलमकार होने के नाते ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। लोग कहते हैं कि साहब आप जैसे दीवाने लोग कहते रहते हैं तो इससे होगा क्या? हम ये कहते हैं कि कम से कम
वो कुछ होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये मालूम है कि कल जब इन हालात का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद हमारा नाम उस वक्त जो है वो हालात को बनाने वालों में लिखा जाएगा, उसे बिगाड़ने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो यही प्रयास है और यही हमारी कोशिश है कि हम इन सामाजिक रिश्तों को फिर से करीब लाएं और एक दूसरे पर भरोसा हो, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की जज्बों को समझें। आप सोच के देखिए कि जहां मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान एक ही कमरे में बैठकर आजादी के आंदोलन की योजनाएं बनाते हों, एक ही तख्त पे राम प्रसाद बिस्मिल पूजा कर लेते हो और उसी तख्त पे थोड़ी देर के बाद अशफाकुल्ला खान नमाज पढ़ लेते हो, ये क्या किस तरह का देश था ये? आज हम लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, आज हम लोग एक दूसरे के गम को गम नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी बात बोल दी। और ये अगर हम इसको समझ पाए तो मैं समझता हूं कि फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। ये छोटी मोटी समस्याएं तो इनको तो मैं समस्या मानता ही नहीं हूं। तो बस सबसे बड़ी जो आवश्यकता इस वक्त है वो यही है कि हम इन बिखरते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने में कामयाब हो पाए। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप लोग भी सरस्वती पुत्र ही कहलाते हैं, आप लोग भी जाहिर है कलम के ही लोग हैं। तो एक तरह से अगर शायरों और कवियों को अगर देखें और आप पत्रकार साथियों को देखें तो हम कह सकते हैं कि हम लोग मौसेरे भाई हैं, यानी जिम्मेदारियां हम लोगों की साझी जिम्मेदारियां हैं, एक ही जैसी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर उस नजरिए से आप देखेंगे तो हम लोग मिलकर अगर इस तरफ प्रयास करें, मुझे माफ करें मैं कह सकता हूं पिछले दिनों मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो उस तरह से नहीं निभाई है जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था। क्या चाहते हैं आप मीडिया से? मीडिया से देखिए, मैं मीडिया की भी अपनी यह है कि भाई कोई भी आपको प्रोडक्शन हाउस चलाना है तो उसके खर्चे होते हैं, उसमें आपको सैलरीज देनी है, उसके अपने प्रोडक्शन हाउस चलाने के खर्चे हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो एक तरीका है कि आप जन सरोकारों से जुड़े हुए सवाल उठाते रहें, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। हाँ। और इसको निभाना पड़ेगा। जब आप प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने काम में ईमानदार नहीं होंगे। आपके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरे नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2018 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। मैं चूंकि लिटरेचर का आदमी हूं तो गूगल पे एक बार सर्च कर रहा था कि लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट पूरी दुनिया में कहाँ हुआ। तो मैंने पाया कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसने लगातार 49 घंटे तक चलने वाले एक मुशायरे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 49 घंटे तक का रिकॉर्ड था। मैंने सोचा कि यार ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम पे होना चाहिए था, हम 140 करोड़ हैं, हम ये हैं, तो ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम पे होना चाहिए था। उस दिन मैंने ये इरादा किया कि ये रिकॉर्ड हम बनाएंगे। 2018 में मैंने वो रिकॉर्ड जो 49 घंटे का था उसको 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले नॉन स्टॉप लिटरेरी इवेंट यानी कि लॉन्गेस्ट मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन जिसमें 702 शायरों और कवियों ने भाग लिया, उसको आयोजित करके और उसका संचालन करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। और आज मुझे बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने मालिक का कि ये रिकॉर्ड जो है आज भारत के नाम है। कल तक जहां पाकिस्तान का झंडा लगा था आज वहां देश का तिरंगा लगा है। इसमें हम थोड़ा सा कामयाब हुए हैं, इसके लिए मैं बस इतना ही कर पाया हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। सर आज भोपाल आने का क्या क्या प्रयोजन था और इसमें कोई हमें कविता भी सुनाइए, बताइए। नहीं, अच्छा सवाल है शिवेन जी। असल में भोपाल में आज मैं आया हूं, एक बहुत बड़ा मुशायरे का आयोजन यहाँ है। भोपाल के पूर्व मुख्यमंत्री और
हमारे देश के बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व जी। जिन्होंने एचआरडी मिनिस्टर होते हुए बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, और अगर मैं कहूं तो उन्होंने अपनी शख्सियत से लोगों को अपना बनाने, मतलब अपना बना लिया। यूं समझिए कि उनकी शख्सियत के बारे में भोपाल में बात हो तो ये कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में बात हो ये कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, लेकिन अर्जुन सिंह जी के चाहने वाले जब देश के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में, दूसरे कस्बों में मिलते हैं, तब लगता है कि एक व्यक्तित्व जो है जब बड़ा हो जाता है तो वो पूरे देश की धरोहर हो जाता है। तो आदरणीय अर्जुन सिंह जी की यादों को समर्पित एक मुशायरा है जिसको यादें अर्जुन सिंह का नाम दिया गया है। अर्जुन सिंह सद्भावना मंच इसे आयोजित करता है। मैं शायद इसमें दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ, और यादें अर्जुन सिंह के माध्यम से हम तमाम मुशायरे में आए हुए शायर और कवि समाज को फिर से मोहब्बतों के रास्ते पर लाने का प्रयास इससे पहले भी करते रहे हैं और आज भी अपनी शायरी के जरिए करेंगे। और यहाँ भोपाल आकर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोपाल मेरे पसंदीदा आइडियल शहरों में से एक है। इसमें जो झीलें हैं वहां अगर आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं तो आपको लगता है कि वो जो एक अंदर आपके अंदर जो सुकून सा जो आप महसूस करते हैं, और भोपाल में एक ऐसा अपनापन सा होता है कि मैं लखनऊ से भोपाल आया तो मुझे ये फर्क महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं लखनऊ में हूं या भोपाल में हूं, लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों की जो जिंदा दिली है, यहाँ के लोगों की जो मोहब्बतें हैं, वो हमेशा मुझे याद रहती हैं और हमेशा मैं उनकी कदर करता हूँ। यहाँ के लोग जिस मोहब्बत से मिलते हैं, भोपाल मेरे पसंदीदा, अगर मैं कहूँ तो टॉप 3 शहरों में से एक शहर है देश का, और मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि मुझे बार बार भोपाल आने के लिए आप बुला लेते हैं। अर्जुन सिंह जी से मिले आप? अर्जुन सिंह जी से मैं व्यक्तिगत रूप से, वैसे मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन मैं उस वक्त जाहिर है कि जब वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे तो मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, और स्टूडेंट लाइफ में जब आप होते हैं तो आप उस वक्त साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझने और उसका वो नहीं होता। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जब आपकी सोच मैच्योर होने लगती है, तब आप बड़े व्यक्तित्व के किए गए काम और उनके सोचने का अंदाज और उनके जो एहसास थे, उसे जब आप बुजुर्गों से समझते हैं, बड़ों से सुनते हैं, तब आपको लगता है कि कितने बड़े व्यक्तित्व का बात हम कर रहे हैं, कितने बड़े व्यक्तित्व की चर्चा इस वक्त हो रही है। तो अर्जुन सिंह जी की यादों को समर्पित है आज की शाम, यादें अर्जुन सिंह, और उसी के लिए मैं यहाँ भोपाल में आया हूँ। भोपाल बहुत अच्छा शहर है। मैं चाहता भी हूँ कि जल्दी जल्दी आऊं, तो कुछ और मौके रहेंगे तो आपसे और बहुत सारी बातें होंगी। कुछ शेर सुना देता हूं ताकि जाते जाते कुछ शेर सुना देता हूं। मेरी एक गजल, जो उसमें एक शेर है, वो बहुत लोगों ने बड़ी मोहब्बतें दी हैं देश में और दुनिया में, तो वो सुनाने के लिए मैं एक गजल के 3 शेर आपको सुना देता हूं। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब यहां से शेर सुनिए कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, और मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भोपाल। आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे लिए बहुत अहम हैं, और आज फिर आपकी मोहब्बतों के सहारे भोपाल पहुंचा हूं। भोपाल के तमाम चाहने वालों से गुजारिश करता हूं, अगर आप समय निकाल सकें, आपका मन हो, तो आज रविंद्र भवन मुक्ताकाश में ये जो यादें अर्जुन सिंह के उन्वान से खूबसूरत मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जरूर आइए।
आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और हमें भी आपके साथ अपनी शायरी शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। आपका इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। तो ये थे नदीम फारूक जी, जिन्होंने हमारे सवालों का, सभी सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि समाज किस ओर बढ़ना चाहिए, समाज में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, समाज में किस तरह से भाईचारा कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा शिवेंद्र जी आपके साथ। और पब्लिक वाणी, शायद पब्लिक वाणी ना आपका बिल्कुल, चैनल, हाँ। तो पब्लिक वाणी के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को और इस चैनल के साथ और इस समाचार पत्र या चैनल जो भी है, इस पूरे मीडिया हाउस के साथ जुड़े हुए सारे लोग जो किसी भी तरह से इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मृगेंद्र सिंह जी जो इसके एडिटर हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि पब्लिक वाणी के दर्शकों के साथ आज मैं संवाद कर सकूं, आज मैं बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।